जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो भाई आज हम सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, कल सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया। देखो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है यार कि अगर हमें सैंपल पेपर 2 महीने पहले ही पता चल गए तो एटलीस्ट पैटर्न का फुल आइडिया हमें हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा अपनी तैयारी उस लेवल से करनी है जो सैंपल पेपर। देखो हमेशा एक चीज माइंड में हमको रख के चलना है कि सैंपल पेपर इज ऑलवेज इजियर देन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, इसको माइंड में आपको रखना ही है ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन और लेवल बढ़ा के कर सकें। क्लियर, आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी ही है। बस हमें ये पैटर्न का आइडिया दे रहा है, एक्चुअल लेवल नहीं बता रहा, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे कोई वीडियोस भी नहीं बनाई कि नहीं आसान सैंपल पेपर। इट्स अ सैंपल पेपर यार, आपको सिर्फ पैटर्न समझाता है किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज किसका करने वाले हैं, तो साइंस का ही करने वाले हैं। क्लियर, तो अगर साइंस के लिए बात करें भाई, ठीक है, साइंस के लिए अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, जिसमें से आपको क्या दिख रहा है भाई, सेक्शन ए हैज 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। मतलब 24 क्वेश्चंस आपको गिवन है सेक्शन 1 में, जिनमें से हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। इस बात का ध्यान है, मतलब काफी अच्छा हमारे लिए फायदा है। ये देखो प्लस पॉइंट है। ठीक है, सैंपल पेपर ये हमें बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहली चीज 24 क्वेश्चन है, 20 करने हैं। बेनिफिट क्या हुआ, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगर भाई मेरे को नहीं आ रहा 4, मैं उनको छोड़ दूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सेक्शन बी में फिर से 24 क्वेश्चन गिवन है, 20 अपने आप को अटेम्प्ट करना है। ये भी बहुत मस्त बात है भाई। इसके बाद सेक्शन सी हैज 12 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पे सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चन, मतलब उसमें भी 2 ऑप्शन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वहां पे भी 2 ऑप्शनल अगर आते हैं तो करना है, नहीं आते हैं तो स्किप कर देना है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, इस पे भी डाउट है। देखो काफी बच्चे बोल रहे हैं 0.8 मार्क्स का भी हो सकता है यार, बट ये बताओ, मान लो अगर तुम्हारा सीबीएसई इतना बड़ा पागल है नहीं, पहली बात। ठीक है, मान लो तुमने 20 क्वेश्चन सही किया। ठीक है, अगर मान लो 22 क्वेश्चन तुमने सही किया, 22 क्वेश्चन सही किया तो कितना आएगा भाई, 16, ये हो गया। तो क्या तुम्हें इतना 17.6 मार्क्स मिलेगा क्या, 17.6 मार्क्स मिलेगा क्या, राउंड ऑफ करके देंगे क्या? तो इसमें प्रॉब्लम है ना। जब भी वो मार्किंग स्कीम आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, तो कोई इंटीग्रल वैल्यू ही होती है पर क्वेश्चन के लिए। तो आई होप ये नहीं होगा, हो सकता है सीबीएसई इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन करे। अगर उसको जरूरत होगी तो वो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये उसका कंसर्न है। ओके, इसके बाद देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, इसके लिए ये बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। बस ध्यान में क्या रखना है अपने आप को हीरो, कि सेक्शन ए ये तो कहानी ऊपर ही हो गई थी, बट आपको जो पहले ये वाली कहानी जो पहले बोर्ड में करके चले आते थे कि भैया बोला है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को, करके आए हैं 5, बोलेंगे भाई तुम्हारे हिसाब से चेक कर लेना जो भी 4 सही होंगे। नहीं, अब वो नहीं होगा। जो तुम पहले 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे वही वैल्यूएबल होंगे तुम्हारे मार्क्स के लिए। ठीक है, वही वैल्यू करेंगे तुम्हारे मार्क्स दिलाने में। तो ध्यान रहे कि पहले 20 क्वेश्चंस तुम्हें वही करने जो तुम्हें श्योर हो और आते हो। क्लियर, चलो तो यहाँ पे भाई आपको पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। सबसे सिंपल और बेसिक इक्वेशन है, बेसिक रिएक्शन है। बेसिकली आपसे बोला जा रहा है भाई लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट और इन बीकर, लेड नाइट्रेट मिला रहे हैं हम बीकर में, और उसमें क्या मिला दे रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला दे रहे हैं। सॉल्यूशन टू इट, इसका भाई रिएक्शन की मैं तो बोलूंगा आप सभी लोगों की कि वीडियो देख लें रिएक्शन की। आप जब देखेंगे वहां पे क्या मिल के आती है, हमें येलो कलर की पीपीटी मिल के आती है। ठीक है, येलो कलर की पीपीटी समझ के आती है, निकल के आती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड। ठीक है, वो किसका बन जाता है, लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज इन येलो इन कलर। और वो क्या फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, मैं बाकी ये पीडीएफ डाल भी दूंगा। कहां पे, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो हमसे तो हमसे जुड़ सकते हो भाई। कहां पे भाई, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ में वहीं पे इंसर्ट कर दूंगा, तो एकदम रिलैक्स रहें, आराम से सॉल्यूशन के साथ वहां पे एंजॉय करें। ओके, ग्रेट। चलो आगे की बात, ये देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन कल देखा, मुझे हंसी आने लगी भाई, कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी तुम्हें मिल जाएगा। यहां पे देखो बस उन्होंने किया क्या है, ये वाला पार्ट एडिट कर दिया है।
ये वाला पार्ट क्या कर दिया है, एडिट कर दिया है। यहां पे क्या लिखा होता था कि भाई H2 गैस मिलती है विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड के वजह से हम क्या कर पाते हैं, H2 गैस का सिंक्रोनाइजेशन, या आप बोल सकते हो कि हम उसे चेक कर पाते हैं वो कौन सी गैस है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, कौन सी गैस है भाई, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। यहां पे बताओ क्या एक्चुअली में जानते हो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले देखो ध्यान से समझो, यहां पे बस थोड़ा सा तुमसे ट्रिक इस्तेमाल किया गया है। क्या? थोड़ा सा तुमसे ट्रिक इस्तेमाल किया गया है पूछने के लिए। क्या आपसे देखो पूछा क्या गया है, सिंपली यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया है भाई कि एक मेटल है वो डाइल्यूट HCl में मिलाया जा रहा है, तो प्रोडक्ट बन के आ रहा है क्या, मेटल सॉल्ट प्लस गैस। बेसिकली डायग्राम के फॉर्म में दिया गया, बट बोल क्या रहा है आपसे, मेटल है प्लस ऑफ डाइल्यूट HCl है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, आपका मेटेलिक सॉल्ट बना रहे हैं, मेटल सॉल्ट बन रहा है, प्लस ऑफ गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? तो ये वाली कहानी तो पढ़ रखे हो पहले से ही, कहां होती है, क्या होती है। देखो डाइल्यूट HCl है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेंगे सीरीज में वही क्या कर पाएंगे, इसको रिप्लेस कर पाएंगे, जो नीचे होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और यहां पे टोटल काम किसका है, रिएक्टिविटी सीरीज का। अगर आइडिया होगा तो तुम जरूर समझ गए होगे कौन कौन होने वाले हैं। क्लियर? यहां पे देखो ऑप्शन में चेक करो, कॉपर गैस इवॉल्व, जबकि कॉपर भाई साहब गैस नहीं देंगे, ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन चर्चा कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी कर सकते हैं, बट यहां पे बोला गया है नो, तो ये भी गलत है। जिंक भी कर सकता है बिकॉज इट लाइज अबव द हाइड्रोजन। तो कौन कौन सा सही भाई, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, कौन सा सही ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया भाई। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस इक्वेशन। तो छोड़ो मैं पूरा कहानी हटाता हूं, यहां पे पहले लिखता हूं Fe, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्लियर? चलो अब यहां पे इसको करने की सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे क्या है, Fe प्लस ऑफ H2O है, मिलके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस ऑफ 4 ऑफ H2 है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं, H2 को सिर्फ H2 ही लिख देता हूं ताकि बैलेंसिंग करने में आसानी। चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस है भाई, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस, इधर 4 है उधर कम है, तो यहां पे मैं अगर 4 कर देता हूं, यहां पे 4 कर दिया मैंने, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहां पे भी 4 कर दिया। अब आयरन बचा क्या, इधर 3 है तो इधर भी 3 कर दिया। इससे सिंपल इक्वेशन कोई हो ही नहीं सकती, यहां पे कंफ्यूज करने वाला काम ही नहीं किया गया आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, कहानी खत्म। फिर बचा के आयरन इटसेल्फ अलोन बचा हुआ है, कहानी खत्म। कौन सा सही भाई, ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस एल्कली मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा काम क्या हो रहा है, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस ऑफ H2O। क्लियर? ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई, यही मिलके बन रहा है। अब आपसे ग्राफ दिया गया, अगर ग्राफ की रीडिंग आती होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम ट्रिक के कैटेगरी में रखेंगे भाई कि ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लियर? आपसे बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड आप ऐड करते जा रहे हो, मतलब ये एक्सिस क्या दिखा रही है, कितना ज्यादा आप एसिड मिला रहे हो, और ये वाली एक्सिस क्या दिखा रही है, पीएच के बारे में। स्टार्टिंग कहां से है, यहां से। पहले देखो, पहले जब बेस था, ठीक है, ये बेस था, बेस आपका क्या कर दिया है आपने, फिक्स कर दिया है, एसिड को मिलाते जा रहे हो। तो जब तक मान लो अगर ये 5 ग्राम बेस है, एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, पहले तुम 1 ग्राम क्या लिए थे, एसिड लिए, फिर 2 ग्राम लिए, फिर 3 ग्राम लिए, फिर एक समय आप 5 ग्राम लिए। 5 ग्राम पे क्या होगा, टोटल सॉल्ट बनेगा, और सारी कहानी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, तब तक जब तक एसिड इज इक्वल टू बेस रहेगा। लेकिन हम अभी रुक नहीं रहे हैं, एज वी एड एक्स्ट्रा, एक्सेस में एसिड मिला रहे हैं, मतलब 5 ग्राम बेस तो खत्म हो गया, अब इसके बाद और एसिड मिलाया जा रहा है, मान लो 7 ग्राम मिलाया, तो भाई सॉल्ट के बाद यहां पे क्या होगा, 2 ग्राम एसिड भी तो प्रेजेंट होगा, एसिड प्लस ऑफ सॉल्ट।
ये प्रेजेंट होगा, प्लस ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट हुई किसके साथ, सॉल्ट के साथ। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर एसिड तुम्हें मिल रहा है, कहीं पे एसिड मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सॉल्ट। तो पीएच कितना होगा सॉल्ट का, अगर पीएच की बात करोगे आप तो बोलोगे सॉल्ट का पीएच तो भैया 7 होगा। लेकिन जैसे ही और एसिड मिलाएंगे पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। 7 से नीचे जो भी ग्राफ होगा वो क्या करेगा, हमें एसिड प्लस सॉल्ट दिखा रहा होगा 7 के नीचे। अगर 7 तक होता तो वो न्यूट्रलाइजेशन, तो 7 तक तो सी था तो ये न्यूट्रलाइजेशन दिखा रहा है, बट एसिड प्लस सॉल्ट कौन दिखा रहा है, तो बोलेंगे भैया डी वाला दिखा रहा है। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ कि 1 ग्राम में एक मिक्स किया तो अभी भी बेसिक सॉल्यूशन है, 2 ग्राम बेसिक सॉल्यूशन, 3 ग्राम बेसिक सॉल्यूशन, 5 ग्राम न्यूट्रल सॉल्यूशन, 6 ग्राम एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एसिड क्या है अभी भी ज्यादा है सॉल्यूशन में। सॉल्ट तो बन गया, बेस खत्म हो गया, अब सॉल्ट नहीं बन रहा, अब क्या बन रहा है उसमें, एसिड और ज्यादा हम ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलिए। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है, अभी मैंने कराया भी था कुछ दिन पहले ही आप लोगों को, है ना। अगर याद होगा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ा होगा मेरे साथ तो जरूर याद होगा। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन मिलके क्या बना रहे हैं, कॉपर क्या हो रही है बेसिकली, अगर बात करोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस में भाई देखो, जो डिस्प्लेस होता है मोस्टली वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, जो डिस्प्लेस होता है मोस्टली। तो यहां पे देखो कि सिंपल सा, अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ऑक्सीडाइजिंग ये वाला, तो कॉपर के साथ यहाँ पे कौन जुड़ा था, ऑक्सीजन जुड़ा था। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीजन का साथ छोड़ चुका है, मतलब यहां से यहां में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ये रिडक्शन करा कौन रहा है, तो बोलोगे आयरन करा रहा है। दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सिंपल सी बात बोलेंगे भैया आयरन है। और जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। यही इस क्वेश्चन का पूरा कहानी है। जो भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, आप बोलेंगे ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन। क्यों, क्योंकि खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आयरन है। तो दूसरों को जो रिड्यूस करता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखो आयरन क्या था, इटसेल्फ आयरन था, बट अभी इसमें ऑक्सीजन वाला ग्रुप जुड़ चुका है। इट मीन्स ऑक्सीजन गेन किया है इसने, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया है ग्रुप ने ऑक्सीजन वाले। तो सिंपल सा ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। इसके बाद कहानी अगले की करते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। हमने सुना है भाई, कॉपर एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बन जाती है आपके पास, है ना। चलो बैलेंस कर लो, नहीं तो कुछ गधे बोलेंगे भैया बैलेंसिंग नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड बन गई, तो ये आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इससे सिंपल है ही नहीं। कॉपर और अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हो तो मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, चलो अगले पार्ट की बात करते हैं भाई। ये तो और ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पेरेंट एसिड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की पेरेंट एसिड आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम से आपको पता है भाई कैटायनिक पार्ट कहां से आता है, बेस से आता है। तो बेस अगर हम बनाना चाहें कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए। और एनायनिक पार्ट कहां आता है, तो बोलेंगे एसिड से आता है। तो अगर कार्बोनिक एसिड ले लें H2CO3, जहां पे CO3 प्रेजेंट हो। क्लियर, तो यहां से सिंपल सा क्या है आप समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा आपको तो आप सिंपल सा करेक्ट कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं भाई 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एसिड में आप क्या कर रहे हो, एसिड में बेस वाटर मिलाना है, हमें मिक्सिंग ऑफ वाटर मिलाना है। क्लियर, बाई एडिंग एसिड टू वाटर इट्स कांस्टेंट स्टिरिंग, बाई एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, बाई एडिंग वाटर टू एड फॉलोइंग बाई बेस, बाई एडिंग बेस टू एड एसिड विथ कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पे भाई तुमने मिक्सिंग ऑफ वाटर एसिड एंड बेस पढ़ा होगा, अगर हमने मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा होगा तो आइडिया है ना कि ऑलवेज ऐड एसिड, याद है ना, टू वाटर। और हम हमेशा क्या करते हैं, उसको मिलाते रहते हैं।
है ना। तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, तो सिंपल सा बोलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ए वाला ऑप्शन भैया करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई 10वें पे। अब यहाँ पे तो ये तो आंख बंद करके भी अगर क्वेश्चन दूर से भी पढ़ लेते हो तो आंख बंद करके मार दोगे, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। हम मास पे ही तो कंजर्व कराते हैं भाई, कि मास हमारा कंजर्व रहेगा केमिकल रिएक्शन में, तभी तो बैलेंसिंग कराते हो। ना तो बीच में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही बीच में खत्म कर सकते हो, ना बना सकते हो, तो कहां से किस पे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आएगा। क्लियर। ये रहा बायो का क्वेश्चन, तो इसमें भी ज्यादा हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिंपल सा ऑप्शन पे ही चल जाते हैं भाई। यहाँ पे ट्राइचिया का मेन फंक्शन नहीं दिया है, ये क्या करता है, हॉट कर देता है। इसके बाद रिप्स का भी नहीं दिया है इन्होंने, लिफ्टेड बोला है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद सी वाला अगर फंक्शन देखें तो सी सही है। एल्वेली की बात करें, थिन वॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो मेन फंक्शन इन्होंने इसका सही दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं भाई, अगले वाले की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, अगर बेसिक वाला भी बात तुम्हें पता है, अभी पिछली क्लास में ही बच्चे ने एक पूछा था भैया कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो और HCl में क्या अलग डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ही होता है किसका, पेप्सिन का। तो ये मौजूद कहाँ रहते हैं भाई, पेट में ही रहते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन ही अगर पकड़ लो, कोई एक ऑप्शन ही पकड़ लेते हो पेप्सिन वाला, तभी भी आप पकड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका एमाइलेज, इसके बाद थर्ड वाले में क्या मिलेगा आपको, दैट इज यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या मिल जाता है आपका, ट्रिप्सिन। क्लियर। चलो आगे की कहानी करते हैं भाई। बहुत ही ज्यादा ये भी देखो, आंख बंद करके मार दोगे भाई, वाटर कंटेंट्स पे ही डिपेंड करता है, आंख बंद करके क्वेश्चन मारने वाले हैं ये सारे। इसमें भी अगर आप देखोगे ये वाले क्वेश्चन में टू फिगर सोन सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेवल 1 to 4, ठीक है। आपके पास लेवल करेक्ट द करेक्ट लेवल विथ इट्स फंक्शन, पल्मोनरी वेन, इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी टेक्स प्योर, तो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि एक्सेप्शन होता है, यहाँ गलत दिया है इन्होंने। आर्टरा ट्रेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये भी गलत, ठीक है। वेना कैवा टेक्स ब्लड फ्रॉम, ये सही है देखो, ठीक है। वेना कैवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल। वेना कैवा क्या करती है भाई, आपके बॉडी पार्ट्स में जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो क्या करती है, उनको टेक करती है और राइट ऑरिकल तक। 4 पार्ट होते हैं भाई आपके, वेंट्रिकल, ऑरिकल, राइट लेफ्ट, है ना, अप एंड डाउन वाले, तो वो दोनों पार्ट इसमें होते हैं। क्लियर। चलो अगले पार्ट की बात करते हैं भाई। यहाँ पे तो देखो ऑप्शन ही अगर पढ़ लेते हो अच्छे से, बस ऑप्शन ही पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरो इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर सोन। एरो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है चैम्बर्स का। ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, ये नहीं है, गलत। ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड and is pumped to the various organs, ये blood is received from lungs after oxygen and received from the various, ये भी गलत है। बॉडी, अगर बात करें भाई करेक्ट ऑप्शन की तो आई होप बी ही होगा, है ना, आई होप बी ही होगा, क्योंकि लंग्स क्या करता है, वाटर जो ब्लड है आपका उसको ऑक्सीजनेट करता है, ऑक्सीजन में मिक्स करता है, प्योर करता है, उसके बाद हार्ट तक आती है, देन वहां से क्या होती है आपकी पूरी बॉडी में फैलती है। क्लियर। तो ये वाली भी कहानी डी वाली में भी था, बट लंग्स से डायरेक्ट नहीं जाती है, ठीक है, लंग्स से डायरेक्ट नहीं जाती है, पहले हार्ट तक जाती है, फिर हार्ट से वो क्या होती है आगे फर्दर डिवाइड होती है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई आपके पास, 16 ऑब्जर्व द ह्यूमन डाइजेस्टिव। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको समझनी है चीजें। तो द लेंथ ऑफ दिस फूड, अच्छा नीचे ऑप्शन भी है ना, एक सेकेंड, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अरे यार चलो नीचे ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते रहो भाई, है ना। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है बेसिकली पैनक्रियाज गिवन है यहाँ पे भाई आपके पास, इसके बाद तीसरा और चौथा। पहले क्या क्या बोला है, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड, ऑन द फूड द ऑर्गेनिजम्स ईट। बी क्या बोला गया है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन इंक्रीजेस, स्टार्च डाइजेशन, बी, ठीक है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपिज एंजाइम एक्शन, ठीक है।
दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। चलो भाई, तो मैचिंग अगर करते हैं पहले वाले की, तो यहाँ पे भाई हमें पता है क्या, यहाँ पे स्टार्च डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टार्च वाली सारी प्रोसेस कहाँ होती है, यहाँ पे होता है, पहले का भी। दूसरे का भाई, दूसरा वाला ये प्रोसेस है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, यहाँ पे दूसरे का भी प्रोसेस सी होगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, लिपेज एंजाइम का एक्शन इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद तीसरे की बात करें अगर, तो तीसरा क्या है अपने पास, दिस, तीसरा रहा ये वाला पार्ट। तो तीसरे में दिस इज द साइट, हाँ, तीसरे का भी क्या होगा, डी होगा, एंड फोर्थ वाले का क्या होगा, ए, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी, आई होप करेक्ट। फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी एंड थर्ड का डी, हाँ, ठीक है। चलो, तो यहां पे भी ये कहानी हो गई भाई। अब देखो, इसमें अगर तुम यहीं से समझ जाओगे कि ये यूज क्यों करता है डॉक्टर, तो बेसिकली उसे क्या चाहिए भाई, छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, ठीक है। छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, उससे ज्यादा उसे काम नहीं करना। एक सेकेंड, लाइट क्लियर। तो उसे छोटी चीजों को बड़ा देखना है भाई। बड़ा इमेज बनता किसमें है, कॉनकेव मिरर में, क्लियर। चलो 17 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं भाई। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है रे डायग्राम के बारे में। तो थोड़ी बहुत अगर जानकारी होगी रे डायग्राम की, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे पहले ही बोला गया है क्या, ये 2 फोकल लेंथ डिस्टेंस दी गई है, मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी लाइट अगर पैरेलल से आती है तो वो फोकस से पास करती है, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये भी आंसर गलत हुआ। यहाँ पे फिर से बोला गया है 2 इंटू फोकल लेंथ, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पे बोला गया है भाई फोकल लेंथ ये है, ठीक है, पैरेलल आई फोकल लेंथ से पास कर गई, ऑब्जेक्ट सीधे जाई, सही है, सी वाला सही है भाई। डी वाले पे देखो फोकस से पास कर गई, बट ये वाली लाइट रे तो फोकस से नहीं पास करेगी, ये कुछ इस तरीके से ही जाएगी, क्लियर। अगर आप यहाँ पे दे रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये भी हुई गलत, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस। चलो इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम विद लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखो जो आपके रियल फॉर्मेशन करते होंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। सिंपल सा है, अगर कॉनकेव मिरर में यहाँ से कोई भी लाइट रे अगर तुम यहाँ से फोकस से पास कराते हो तो ये पैरेलली फेंक देते हैं। वैसे ही काम कौन करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, अगर फोकस पे तुम रखे हो तो ये कुछ ऐसे फेंक देते हैं। तो पैरेलल बीम लाइट रे कौन प्रोड्यूस कर रहा है आपका, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। चलो अगले वाले की बात करो, कंसीडर दीज इंटीजर्स। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है ना, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो इनवर्स का रिलेशन है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहीं से कहानी खत्म पूरा। अब एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, फिर वाटर का, फिर क्या होता है ग्लास का। तो सी ऑप्शन विल बी आई होप करेक्ट फॉर दिस, है ना। चलो आगे भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, दैट इज 21 वाला क्वेश्चन। यहां पे भी क्या है, जो आपका वेवलेंथ लैम्डा आएगा, सॉरी जो लैम्डा आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम का आता है, क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम का आता है, एंड दैट विल बी पूछा क्या गया है बेसिकली, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वायलेट लाइट इंसिडेंट दिस ग्रेट। हाँ, ये जो डेविएशन के ये आता है, दैट इज डेविएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डेविएशन कितना डेविएट करेगी, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा वो कम डेविएट करेगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, ये भी रिलेशन ये आपने पढ़ा होगा। वेव की स्पीड में लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता था, और मीडियम से वी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डेविएशन वाला एंगल देखोगे तो वहां पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम आता है। तो फ्रॉम देयर वी कैन अज्यूम दैट रेड की क्या होती है, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, सो द डेविएशन ऑफ आर विल बी लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट। सिंपल सी कहानी ये हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपके दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर। बाकी तो सब ऊपर से अभी तक सारे सिंपल ही मिल रहे हैं, कुछ में हार्ड कोई चीज अभी तक नहीं मिली है हमें, क्लियर। चलो इसके बाद यहां पे आते हैं भाई, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और आपसे पूछा क्या गया है, एग्जामिन द अबव फिगर स्टेट। और ये बोला गया है, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे जो मेन चीज बोली गई है दैट इज
1 स्मॉल बॉक्स कंटेन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल बॉक्स आपको ये वाला एक दिख रहा होगा, फिर ये एक दिख रहा होगा, फिर ये एक दिख रहा होगा। तो यहाँ से फोकल लेंथ की बात करें तो -3 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन, ये ए वाला कैंसिल आउट, डी वाला कैंसिल आउट, बचा क्या, सी बचा क्या, सी बचा। क्लियर। तो यहां से मैग्निफिकेशन देखोगे तो HI/HO होगा। ठीक है, अब सी पे भाई तो सबको पता है सी पे ही बनेगा, तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। सेम हाइट है तो -1 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बोलेंगे भाई क्या, बी वाला करेक्ट। HI/HO ही तो करोगे, HI/HO ही तो करोगे यार, है ना, और क्या करोगे, HI/HO ही करोगे। और यहां से पता है ना पॉजिटिव ही होती है यहाँ पे, तो H ऊपर है, HI क्या है, नीचे है, तो डाउनवर्ड -1 मान लो। अगर H हाइट ही है तो -1 लिखोगे, H ऊपर है, सेम हाइट है H, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज है। एंड 1 क्या कर रहा है, सेम साइज की इमेज है। फोकल लेंथ तो हमने बॉक्स काउंट करके ही निकाल लिया। बाकी यहाँ पे सी दिखा है, ये 3 और काउंट कर दोगे तो ये क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब H अगर हाइट का ऑब्जेक्ट है तो H हाइट की इमेज ही भी बनेगी। समझे, सेंटर पे यही होता था ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब अगर किसी भी मीडियम में आप अपना लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हो, तो आपको पता है भाई अगर वहां नो रिफ्रैक्शन हो रहा, मतलब नो डेविएशन, रिफ्रैक्शन हो रहा है बट किसी एंगल पे नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, वो नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन होती है अगर आपको कोई एंगल डेविएशन नहीं मिल रहा है। जिस एंगल पे अगर सरफेस के नॉर्मल नहीं होगा ये, तो कुछ ना किसी एंगल पे वो क्या होगा, डेविएट होगा। क्योंकि यहां पे कहां जा रहे हो आप, एयर टू ग्लास जा रहे हो, मतलब रेयरर टू डेंसर जा रहे हो। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, एज इट इज पास कर जा रही है लाइट रे, इट मींस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी क्या, 0। मतलब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल ही गिरा दे रहे हो उस सरफेस पे। क्या कर रहे हो, लाइट रे नॉर्मल ही गिरा दे रहे हो। कोई पाथ बेंड नहीं हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कोई पाथ बेंड नहीं हो रहा है। ड्यू टू दैट कौन सा एंगल होगा, तो बोलोगे बी, दैट इज 0 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट O ऑन हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। क्लियर। तो हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, दैट विल बी ऑलवेज, कुछ बच्चे बोलेंगे 90, बेटा नहीं, आपको नॉर्मल से एंगल लेना है। तो इंसिडेंट लाइट इज इटसेल्फ नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या, कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आपको अगर सरफेस की नॉलेज होगी तो आप तुरंत कर ले जाओगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी प्रिज्म अगर अच्छे से पढ़े होगे तो ये भी कर ले जाओगे। पूछा क्या बोला है, अ प्रिज्म ABC एज अ बेस। आपको BC एज अ क्या लेना है, BC इज ऑलवेज अ बेस। क्लियर। ये मैंने बताया नहीं, बट प्रिज्म के लिए मैं सोच रहा हूँ एक क्लास आपको लोग रख दूंगा, बिकॉज इट इज वेरी, है ना, नेसेसरी कि आप लोग इसको जानो अच्छे से। ये वाली चीज मुझे प्रिज्म थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। और जो हमारा सफलता बैच भाई आ रहा है बहुत ही जल्द, उसमें ये सारी चीजें मैं डिटेल्ड में कराने वाला हूं। प्रिज्म कैसे देगा, कौन सी लाइट रे देगा, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइएगा। यहां पे देखते हैं भाई, is placed in this a narrow beam of white light incident the prism as shown in figure below, in which of the following diagram after dispersion the third color from the top spectrum is currently sky। मतलब स्काई का कलर क्या होता है, तो बोलेंगे ब्लू होता है, जो मेरे इस समय पेन का कलर है। क्लियर। जो मेरे इस समय क्या है, पेन का कलर है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। क्लियर। जो मेरे पेन का कलर है, आपको पता है भाई अगर ये वाली कंडीशन होती है तो कुछ इस तरीके का डेविएशन होता है और विब ग्योर नीचे से स्टार्ट होता है। ये होता है कुछ तरीका लिखने का, मतलब नीचे से तीसरा कलर ब्लू होता है बट ऊपर से तीसरा कलर क्या होता है, येलो। बट जैसे प्रिज्म उल्टा करोगे ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, दैट इज विब ग्योर ऊपर से ये हो जाता है। क्लियर। तो ऊपर से तीसरा कलर क्या हुआ, ब्लू। किस कंडीशन में, तो बोलेंगे बी वाली कंडीशन में। ठीक है।
तो जस्ट उल्टा करके यहाँ पे देखोगे, यहाँ उल्टा आएगा, यहाँ पे भी उल्टा आएगा, वो कहानी नहीं होने वाली है। तुम बेस से करा रहे हो इस बार, बट यू हैव टू पुट बेस। ये दोनों कंडीशन करेक्ट है, दोनों में से एक कोई चूज करोगे। तो ऊपर से देखोगे तीसरा कलर यहाँ क्या आएगा, येलो आएगा, बट प्रिज्म को उल्टा कर दो, ऊपर से तीसरा कलर क्या आ जाएगा, बोलोगे ब्लू आ जाएगा, दैट इज द कलर ऑफ स्काई। क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सेक्शन बी में उतर जाते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में उतर जाते हैं। सेक्शन बी में ध्यान दे दो कि आपके पास 20 क्वेश्चन करने हैं, 24 क्वेश्चन आपके पास हैं। क्लियर। अब इसमें से भी आपको फर्स्ट 20 ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो सबसे सिंपल है, आपसे क्वेश्चन दे के ही पूछा जा रहा है, दैट इज कि आपके पास लाइम स्टोन है। अब लाइम स्टोन को क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो, आपके पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना। कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, यहां क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दिस, यही तो बन के आएगा। अब इसमें जो आप वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यही रिएक्शन है। और इसके लिए यहां पे आप इनिशियली क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट कर रहे हो। तो ये वाली प्रोसेस क्या हुई, स्टेप 1 सिंपल सा एंडोथर्मिक, जब हीट एब्जॉर्ब होती है। अब ये वाला अगर तुम्हें पता होगा कि हम सरफेस को टच करके टेम्परेचर देखते रहते हैं कि गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो मतलब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ये वाली प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक। हम कंटेनर को क्या करते हैं भाई, चेक करते रहते हैं टच कर करके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो सिंपल सी बात, पहला क्या है एंडोथर्मिक, सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक। क्या है पहला एंडोथर्मिक, बढ़िया, दूसरा एक्सोथर्मिक, कैंसिल आउट। पहला एंडोथर्मिक, दूसरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी वाला करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी वाला करेक्ट है। क्लियर, क्लियर है। यहां पे कौन सा था, 1 सेकेंड, यहां पे कौन सा था, बहुत ही बढ़िया। चलो अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो बच्चे, मैं भी भाई हीरो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मैं सॉल्व कर रहा था। मैं ये जो ऊपर नीचे ब्लू वाले ग्राफ है उनको मैं ध्यान नहीं दिया था, रेड वाले का उसको समझ रहा था। बट एक्चुअली जो ग्राफ आपका है वो ये रेड वाला ग्राफ है, जो एक्चुअली ग्राफ दिखा रहा है वो रेड वाला। तो यहां पे पूछा गया है इन विच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट। तो ये क्या है भाई, पीएच की वैल्यू है, ये क्या है, रेन पीएच वैल्यू। मतलब ये रेन को दिखा रहा है हर साल में, वो क्या दिखा रहा है, पीएच में। तो हमें सिंपल सा पता है जी पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मतलब जिसमें पीएच क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। बहुत ही इजी सवाल है, सबसे कम होगा, उसी साल क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपल सा खोज लो भाई, ऑप्शन मिल गया क्या। तो बोलेंगे भाई ग्राफ ये कुछ चला, ये कुछ गया, ये कुछ गया, ये कुछ गया, ये कुछ गया। अब ग्राफ जहां सबसे नीचे होगा वही क्या होगा, पीएच की कंसंट्रेशन दिखा रहा होगा। तो सबसे पीएच नीचे कहां पे भाई, 2002 में। तो कौन सा ईयर है भाई, 2002। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। ये तो अगर आंख बंद करके भी बोल दोगे ना, मैंने देखो ध्यान से समझो क्या बोला गया है पहले यहाँ पे कि डायग्राम शो रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में आपको डायग्राम दिखाया गया है। विच इज द रीजन फॉर द डिफरेंट बिहेवियर। यहाँ पे जिंक क्या है भाई, नीचे बैठा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ, फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे आयरन भी नीचे बैठा हुआ और यहाँ पे कॉपर भी नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बोला क्या, मैग्नीशियम क्यों फ्लोट कर रहा है भाई, सारे तो बॉटम में बैठे हुए हैं। क्यों भाई, दोनों रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये तो करेगा ही नहीं, है ना, ये तो करेगा ही नहीं, बाकी सारे करेंगे हाइड्रोजन गैस। बट मेटल जो हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, दैट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू दैट क्या होगा, उसको फ्लोटिंग में मदद मिल रही है। ठीक है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन से वो मेटल क्या है आपकी वहां पे फ्लोट कर रहा है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, दैट इज टेबल शोन बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंसेस A, B, C एंड D। आपके पास 4 सब्सटेंसेस हैं, A, B, C, D। इसके बाद उनके मेल्टिंग पॉइंट्स दे रखे हैं 295, 1210, 1890 और 1160। ठीक है,
इससे बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं करा दूंगा, मैं ऑप्शन तुमको बता दे रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट तुम्हें क्या करना है ना, इसको खोजना है, रिलेशन खोजना है, क्योंकि जब तक ये खोजोगे नहीं ये क्वेश्चन पक्का रिपीट हो सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है, पक्का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशन फाइंड करना हीरो आपको, ये वाला रिलेशन फाइंड कर लोगे मजा आ जाएगा, समझे, मजा आ जाएगा। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना ही है, ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट करना ही है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो बी मैं यहां पे बता दे रहा हूं, सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, बस यहां पे इनवर्स का रिलेशन हो जाता है, उल्टा रिलेशन हो जाता है, बस आपको ये रिलेशन खोज लेना है, बाकी कहानी कर सही है। बी और सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी विल बी करेक्ट हियर। एक छोटा सा होमवर्क उसको जरूर कर लें आप लोग। यहां पे आते हैं भाई, ये वाला तो सिंपल सा है, इंडिकेटर बेस्ड। Vinay observed that the stain of curry on a white shirt become reddish brown when soap is scrubbed on it, but it's turn yellow again when shirt is washed with plenty of water. Clear? ये अगेन क्या हो जा रहा है, येलो आ जा रहा है जब ये क्या है, ठीक है, बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड। बहुत ही बढ़िया, फिर से येलो में आ जा रहा है जब वाटर में हम डाल रहे हैं। What might be the reason for this observation? ठीक है, तो सोप इज एसिडिक इज इन नेचर, ये तो पहले ही गंदा है, ठीक है। सोप इज बेसिक, ये सही है भाई, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करके ही वो कहानी आती है ना। हमने देखा है कि भाई वो चेंज कर जाता है, इंडिकेटर चेंज कर जाता है, ठीक है। तो सोप इज बेसिक, वो सही है भाई। इसके बाद अगर बात करें टर्मरिक इज नेचुरल विच गिव्स रेडिश ब्राउनिंग्स इन बेस, गलत। रेडिश टिंग्स ये एसिड्स में देते हैं, ठीक है। टर्मरिक इज ए नेचुरल विच रेडिश गिव्स, नहीं 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 सही है भाई, है ना। ये रेडिश टिंग्स देते हैं कहाँ पे, ये देते हैं रेडिश टिंग्स टर्मरिक, हाँ रेडिश टिंग्स ये बेस में देते हैं, एसिड्स में नहीं देते हैं, है ना। एसिड्स में ये नहीं देते हैं, एसिड्स में येलो ही रह जाते हैं। तो देयर विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज कि सोप बेसिक इन नेचर एंड टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर दैट गिव रेडिश टिंग, वो क्या कर जाते हैं, येलो टू रेडिश, जैसे ही आप उनसे बेस से एक्ट करवाते हो। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड बल्ब ग्लो, किस सेटअप में बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। चलो बारी बारी सारे सेटअप्स देखते जाइए और आंसर करते जाइए, ठीक है, सारे सेटअप देखते जाइए, आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से। पहला 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखा है, स्विच यहाँ पे ऑन कर रखा है, नेल डाल रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। आपने कैथोड और एनोड भी ले रखा है, डाइल्यूट HCl आपने लगा दिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। रबर कॉक, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद दूसरा लिया है हमने क्या, शुगर सॉल्यूशन, गुड। अल्कोहल इन वाटर, लाइम वाटर, तो यहां पे देखो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बेसिकली जानते हो सॉल्यूशन के ऊपर है, कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सिंपल सा भाई, एसिड क्या करता है, करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद शुगर की बात करोगे तो ये चचा नहीं करेंगे, शुगर नहीं करते हैं, और एज इट इज अल्कोहल भी नहीं कर पाएंगे, और करेगा कोई तो दैट इज लाइम वाटर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइम वाटर कर देगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा भाई, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलो अब भाई आते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, असर्शंस एंड रीजंस के ऊपर आते हैं। दैट इज 31 to 35 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड अ रीजन आर, आंसर दीज द ऑप्शन को क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शंस आपके पास यहीं पे गिवन है। ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो देखते हैं भाई, असर्शन पहला क्या है, दैट इज फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड
टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड, ठीक है। इसके बाद बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH ऑफ फ्रेश मिल्क बिलो द 6। देखते हैं भाई 31 के ऊपर बात करो, 31 पे है ना, 31 पे तो भाई फ्रेश मिल्क ये तो सही है ना, कि भाई लॉन्गर टाइम लेता है, सही है। बट यहाँ पे आपको पता है ये बेसिक इन नेचर होता है, तो दैट इज ये pH डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये वाली कहानी हो गई गलत। तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं हुई है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन बोलोगे, सी वाला करेक्ट है, दैट इज पहला सही है दूसरा गलत, ठीक है। चलो अगले की बात करो भाई, अगले की बात करो, दैट इज 32 पे आते हैं। 32 पे आओ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इन मैटर टू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज डाउन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या करता है, सिंगल रिएक्शन को सिंपलर रिएक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, सही है भाई, सिंगल रिएक्शन को सिंपलर में कर देता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एंडोथर्मिक, गलत है भाई ये, है ना, एंडोथर्मिक नहीं होता, दैट इज एक्सोथर्मिक। ओके चलो, तो यहाँ पे अब देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, दैट इज डी वाला, फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकेंड वन इज राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सिंपल सा डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इसके बाद 33 पे आते हैं, दैट इज रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू प्लांट। मैंने बताया था ना ये वाली कहानी, रेजिन एंड गम्स, ये भी सही है भाई, ठीक है। रेजिन एंड गम फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये गलत है। तो अगेन यहाँ पे पहला सही दूसरा सही, चलो ये भी हो गया। इसके बाद 34 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 34 की बात कर लेते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, करेक्ट है, ठीक है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स लाइन, तो ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ऊपर आते हैं, अब इसके बाद भाई दोनों सही है ना, दोनों सही है, तो ऊपर आते हैं भाई, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बहुत ही बढ़िया। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब एक बात बताओ, बोथ आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कौन सा ऑप्शन था भाई, 34 है ना, 34 का दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट। अब देखो वो उसके अंदर कलर है या नहीं है, हमें देखो क्यों नहीं दिख पाता है, ड्यू टू कि भाई आपके दिन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, दैट इज ब्लू ही हमें दिख पाती है, बाकी की लाइट नहीं दिख पाती है। तो ये तो पूरा कहानी हुआ नहीं भाई कि 7 कलर हैं तो हम उसमें से एक ही देख पा रहे हैं। यहाँ पे काम क्या होता है भाई, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं, ड्यू टू दैट हमें दिख पाता है, बट पहला वाला कहानी इज रॉन्ग, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं शो कर रहे हैं, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। ये अपनी जगह सही है, अपनी जगह, मतलब सही तो दोनों हैं, बट कोई एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा है बी वाला ए का, ठीक है। रीजन, इस असर्शन का रीजन सही नहीं है, ठीक है। चलो अगले पे आओ भाई, द टेबल गिवन शोज दैट अ फ्यू एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन से एम्फोटेरिक होंगे। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, 35, ठीक है। चलो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह यूज किए जाएं, ठीक है। तो अगर एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह ट्रीट होगा, बेस से कराओगे तो एसिड की तरह, ठीक है। तो ये दोनों तो करेंगे ही करेंगे, बी वाला, बी नहीं होगा, सी, बी एंड डी। एम्फोटेरिक दोनों नेचर रखते हैं, सो दैट्स वाई वो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट कर जाएंगे और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, क्लियर। चलो तो एम्फोटेरिक कौन सा सही होंगे, बी और डी, जब तक रिएक्शन होगा नहीं तब तक कैसे गैस आएगी, तो बी एंड डी विल बी करेक्ट। चलो भाई इसके बाद आ जाते हैं हम अपने 36 वाले क्वेश्चन पे, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स blood flows through the heart only once during one cycle passage of
ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डी विल बी करेक्ट। रीजन आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो, व्हाट इज द कॉमन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई एंड द ग्लैमरस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो इस पे भी ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें भी आपको डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्लांट्स यूजेस कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल। ठीक है, एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट? बताइए भाई, कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? दे रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, नहीं। दे सेलेक्टेड फ्रीक्वेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, हाँ ये कह सकते हो, है ना। दे सेलेक्टिवली फिल्टर्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स। चलो यहां पे देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन बायो वाली में उतना कैलकुलेशन नहीं, तो मैं ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूं, रीजन पढ़ते जाना, है ना। इफ द पावर आपको क्या गिवन है भाई? पावर गिवन है -4.0 डायोप्टर। देन इट मीन्स पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंपल सा बताइए, 1/f, बट f शुड बी इन मीटर। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है क्या कि ये -4 डायोप्टर है। तो यहां से फोकल लेंथ अगर निकालनी हो आपको, अगर फोकल लेंथ निकालनी हो तो ये क्या निकल के आएगी? 25 सेंटीमीटर माइनस की आएगी, 25 सेंटीमीटर अगर निकालो तो ये 1/4 हो जाएगा, दैट इज 1/4 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे माइनस का, -25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो -25 सेंटीमीटर किसका होता है? कॉनकेव का होता है या कॉन्वेक्स का होता है? कॉनकेव मिरर का होता है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस का होगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का होगा, दैट इज 39 का क्या हो जाएगा आपका? 39 का दैट विल बी टी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या? कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट इधर पॉजिटिव, हाँ कॉनकेव का ही होगा, कॉन्वेक्स का नहीं होगा। क्लियर? कॉन्वेक्स का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट सरफेस देख लेंगे, लेफ्ट में लाई करेगा। तो कॉनकेव लेंस का क्या होता है? निगेटिव होता है। क्लियर? तो साइन से पता लगा लेंगे कॉनकेव का क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में देखिए भाई, 40 नंबर वाले क्वेश्चन में, रे फ्रॉम द सन कन्वर्जिंग एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर inverge from a concave mirror where should an object placed so that the size of image will be। देखो ये क्या है भाई, यहाँ पे देखिए, ये कोई एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है? सनलाइट जो आ रही है इन्फिनिटी से, दैट इज पैरेलल आती है, हम जो इन्फिनिटी से लाइट रे आती है उसको क्या करते हैं? पैरेलल मानते हैं, और ये कन्वर्ज हो रही है कहाँ पे? कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? दैट इज फोकस पे ही होंगी, और फोकस क्या है आपका? दैट इज 15 सेंटीमीटर फोकस है आपसे। और क्या बोला जा रहा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड दैट साइज कहां पे होगी भाई? तो बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। तो दैट विल बी 2f, वो क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज 40 का ए हो जाएगा आपके पास। क्लियर? 40 का कौन सा ऑप्शन नंबर? ए विल बी द करेक्ट। चलिए 41 के लिए अगेन मैं ऑप्शन ही बताऊंगा आपको सिर्फ कौन से करेक्ट हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन इनटू दिस। तो सिंपल सा, अगर 41 के लिए देखोगे आपको रीजन खुद से चेक कर लेना इसके लिए, येस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं भाई। ब्रेड मोल्ड, अ पर्सन tubules part of the nephron is not functioning at all, what will its effect on the urine formation? ठीक है, what will be its, तो ये बेसिकली यूराइन को डाइल्यूट कर देते हैं, है ना। बेसिकली यूराइन इज मोर डाइल्यूटेड। चलो यहाँ पे आओ भाई, इस क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जो दिमाग वाले क्वेश्चन हैं उसमें ज्यादा दिमाग यूज करेंगे। बायो तो आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़नी है, मैं लास्ट में कंक्लूजन के लिए जरूर वेट करना है। If the real image of candle flame formed by the lens is 3 times, ठीक है, real image of object times size of flame, ठीक है, real image जो बन रही है
मतलब एच आई जो बन रही है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एच ओ, यही है ना। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज, द लेंस एंड इमेज is 80 centimeter. At what distance should the candle, at what distance should the candle be placed from the lens? तो कितनी डिस्टेंस पे हमें कैंडल को रखना चाहिए। क्लियर। तो देखो यहां से मैग्निफिकेशन अगर देखेंगे भाई, इमेज लार्जर बन रही है मतलब इन्वर्टेड बनेगी, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच आई बाई एच ओ यूज करिएगा, तो क्या बन के आएगा भाई, -3 आपका मैग्निफिकेशन आ जा रहा है। और यहाँ पे आपसे v गिवन है दैट इज 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो -3 इज इक्वल टू 80 बाई u, तो u विल बी -80 बाई 3 सेंटीमीटर। क्लियर। मैग्निफिकेशन का जस्ट यूज करना है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि 3 टाइम्स इमेज ज़्यादा रियल बनेगी तो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल कहने का मतलब ही है ये भाई क्या, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है इमेज, ये कॉम्बिनेशन तो पता है, रियल और इन्वर्टेड। तो एच आई अपॉन एच ओ करोगे दैट इज माइनस में जाएगा, माइनस में जाने की वजह से क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स बन रही है ना एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ अगर लिख लोगे यहां से ही निकाल लो, दैट इज एच आई अपॉन एच ओ क्या हो जा रहा है, 3 आ जा रहा है, बट आपको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, तो एच आई क्या हो जाएगा, निगेटिव, ड्यू टू दैट -3 मैग्निफिकेशन आ गई, और v बाई यू कर दोगे आप, v बाई यू कर दोगे, वहां से क्या आ जाएगा आपका -80 बाई 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये v बाई यू मैंने साइन कन्वेंशन के साथ रखा है तो उसके लिए टेंशन ना लेना है आपको। चलो अब यहां पे एक क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और वो अपना है। इसके बाद while looking at the above Nalini concluded the image of the object will be virtual one। ठीक है, the reflected ray will travel along the same path in the but in opposite direction। चलो ठीक है, ये भी है ना। इसके बाद अगले की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, इमेज विल बी वर्चुअल वन, तो पहला वाला तो गलत हो गया, कॉनकेव है और सेंटर ऑफ वर्चुअल कब देगा, जब यहाँ पे होगा फोकस और पोल के बीच में। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ये तो करेक्ट है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी निगेटिव, ये भी करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर। चलो तो भाई यहां तक की बात रही। इसके बाद इस प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम मैंने एक दिन अभी आपको भी एक मैंने बताई थी, ट्रिक बताई थी, उसमें ट्रिक वाली वीडियो वहां पे भी यूज किया था यहाँ पे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बस आपको परेशान किया गया है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। क्लियर, और कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। मीडियम 1 ये गया है 1 एंगल 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा 4 और 4 यहाँ पे बराबर दे दिया गया है, 4 और 4 बराबर दे दिया गया है, मीडियम 1 2 3 एंड 4। क्लियर। चलो, in the above diagram the light is traveling through the different media, it is noted by scientists that 1 angle 1 is equal to angle 3। तो लिखते जाइए यहाँ पे एंगल 1 is equal to angle 3, इसके बाद is equal to angle 4। ठीक है, is और but angle 2 is less than angle 1, angle 2 is less than angle 1। medium 1 is denser than medium 3। पहली बात, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई मीडियम 1, अच्छा दोनों ये तो सेम ही है कहानी। ठीक है, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, हो ही नहीं सकता क्योंकि एंगल 1 और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अरे 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, है ना, स्विच हो गया है आपका वहाँ पे। ठीक है, सॉरी,
स्विच हो गया था, तो वो मेरी मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भाई मीडियम 1 और मीडियम 3 तो इक्वल ही है बिकॉज ड्यू टू एंगल इक्वल, तो ये वाली कहानी गलत होगी, पहली वाली कहानी। मीडियम 2 इज रेयरर मीडियम, मीडियम 2 इज रेयरर नहीं भाई, ये डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई है, तो डेंसर मीडियम है ये। मीडियम 3 इज डेंसर देन, अरे भाई दोनों तो सेम ही है, तो फर्स्ट 3 एंड वो करेक्ट गलत हो गया, फोर्थ विल बी करेक्ट। देखो यहाँ से अब देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको वहाँ पे उस दिन, क्या बताया था कि फर्स्ट मीडियम μ1 और μ1 ये अगर लेते हो तुम, ठीक है, इसमें अगर लगाते हो मान लो ये अगर मीडियम 4 दिया हुआ था आपको, तो यहाँ पे क्या आता, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल अपॉन साइन ऑफ आर लास्ट एंगल, ये 4 वाला एंगल, ठीक है, ये 1 एंगल लिख लो। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या आएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 लिखोगे, मतलब I इज इक्वल टू 4, मतलब कि दोनों क्या होंगे, सेम एंगल पे होंगे। और ये कब सेम होता है, जब दोनों मीडियम क्या हो, सेम हो। क्लियर? तो ऐसे ही ये दोनों मीडियम सेम है, जो जो एंगल सेम होगा वो मीडियम क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का यही मतलब था उस दिन कि एंगल जिनके भी सेम होंगे, एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, मीडियम भी क्या होता जाएगा, सेम होता जाएगा, तभी एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंसिडेंस क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। क्लियर? एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लूं वॉइस सही है भाई, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, दैट इज फॉर अल्कोहल इज 1.36 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना है। देखो यहां पे आपको दिया भाई फ्लिंट ग्लास का, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर, ये आपको यही होता है क्या, फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 1.65। और इस केस में बात करोगे तो यही होगा म्यू ऑफ अल्कोहल अपॉन म्यू ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है, दैट इज 1.63। अगर हमको चाहिए क्या, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, मतलब म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ अल्कोहल हमें लेना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर देखोगे तो 1 इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन ये है, तो 1/2 हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये होता है क्या, फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर वाला नीचे आएगा, यहाँ पे अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर वाला नीचे आएगा। दोनों का अगर हमें लेना है क्या बाद में, फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, मतलब ग्लास का ऊपर नीचे, जिसका दिया होता है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसका दिया है उसका ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे। तो यहां से कर दोगे, ये क्या आ जाएगा 1.65 अपॉन 1.36। ठीक है, 1.65 अपॉन 1.36, दैट विल बी 1.21 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर? चलो इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई यहाँ पे आपको दे रखा है, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, 1 सेकेंड, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अब हाइट इज इक्वल टू 2 mm दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दैट इज HI दे रखा है क्या आपको, HI इज इक्वल टू 2 mm दे रखा है आपको। क्लियर? इसके बाद प्लेस डिस्टेंस U इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, मतलब HI पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन का रोल होने वाला है। यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है भाई, एक बार लेंस फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसको रिलेट कर देना है किससे, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से, HI अपॉन H, और V/U वाले फॉर्मूले से उसको रिलेट कर देना है। रिलेट करने के बाद आपको इमेज हाइट मिल जाएगी। मैं आंसर यहाँ पे जरूर बता दूंगा। ठीक है, आंसर आपकी जो आएगी वो 4 mm आएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि उसको जरूर एक बार ट्राई कर लो लास्ट तक। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने से कुछ करने हैं। कुछ प्रॉब्लम्स 48 कर लेना, सेक्शन C जरूर ट्राई कर लेना एक बार, इसको भी। चलो ये वाला मैं प्रॉब्लम एक बार करा दे रहा हूँ, वो तो नॉन मेटल एंड मेटल्स का है, इसमें भी चलो लिख कर देता हूँ इसको भी। ठीक है, 48 वाला प्रॉब्लम है भाई अपने पास, 1 सेकेंड। ठीक है, 48 वाला यहाँ पे क्या बोला गया है, अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलिएबल, ठीक है, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
केबल बना रहे हो भाई तो पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होनी ही चाहिए आपके पास। और उसके बाद एक्स वाई जेड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे W है, X है, Y है, Z है, इतनी सारी चीजें, उनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ये देखते रहो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है, मेलिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है। अगर एक X एलिमेंट आपने लिया है तो रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो X इज करेक्ट। अगर डक्टाइल नहीं होगा, मैलिएबल नहीं होगा, तभी भी चल जाएगा, ठीक है। Y के लिए भी सेम चीज है भाई, तो ये दोनों तो भाई आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आपके पास बोला क्या गया है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बोला गया है, दैट इज Z वाला भी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। चलो अब लास्ट सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी पे आओ। कंपाउंड अपना कुछ दे रखा है हमें, ये देखो, ये क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ मिल रहा है पहला 49, ये यूज होगा आपके 49 के लिए भी यूज होगा, ठीक है। देखो 49 के लिए आपको यहाँ पे एक चीज पहले दे रखी है, पूरा डेटा दे रखा है, उसके बाद 49 कैलकुलेट करना है। तो जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है वो ये कौन सा सवाल है भाई आपके पास, सिंपल सा, कि इसमें से कौन से ऐसी चीजें जो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहानी होगा वही तो देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सा CO2 किसके पास आपको दिखेगा, दैट इज कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के पास ही तो दिख रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंपोनेंट, तो कौन देगा, कैल्शियम कार्बोनेट देगा। ये तो भी मैंने कल वाली क्लास में भी कराया था ये वाली कहानी। इसके बाद ये वाली बात देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो देखो टोटल सॉलिड लेफ्ट कितना था, 45 ग्राम, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट कितना था, 6। तो अगर 45 ग्राम में 6 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है तो 135 ग्राम में कितना होगा, 135 में, तो 135 बटा 45 इंटू 6 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, दैट इज 18 ग्राम आ जाएगा। ये 3 बार जाएगा, दैट इज 18 ग्राम। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं था, ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बेसिक मैथ का क्वेश्चन था। इसके बाद व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है भाई, अल्कली प्रोसेस अगर तुमने सुना होगा तो वो भी जानते हो भाई, ब्राइन वाटर ही यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज ब्राइन इसको बोलते हैं, क्लियर। और व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म कॉमन सॉल्ट, NaCl की बात करोगे तो यहाँ पे HCl यूज करते हो, दैट इज ये अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास होना चाहिए, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 to 3, क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये प्रोसेस सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ही KH को यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को ही दिखा रही है, तो सिंपल है। इसका रीजन एक बार आप लोग देख लेंगे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अगर देख रहे हो, चलो इसको भी देख कर लेते हैं, ठीक है, सारी क्वेश्चंस छोड़ना सही नहीं है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द एक्स दैट सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। कोई मान लो किसी एक्स को प्लेस किया गया है इनसाइड द बॉक्स, तो यहाँ पे सिंपल सा एक पहले हम जो पढ़ते थे भाई क्या, ग्लास स्लैब, कि यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ से इंसर्ट कराया तुमने, यहाँ पे भी उसके पैरेलल ही नहीं कर रहा है, बस पाथ डेविएट हो गया है। तो ये काम कौन करता था, ग्लास स्लैब काम करता था। कौन करता था, ग्लास स्लैब। तो सिंपल सा यहाँ पे भी जो अंदर भरा होगा वो क्या होगा, ग्लास स्लैब ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग क्या, देखो, सी मेजर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर बोथ रेज टू द बॉक्स, दैट इज 48.6 डिग्री उन्होंने मेजर किया था। सीन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, दैट इज जो मटेरियल इसमें भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। व्हाट विल द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन, अप्लाई स्नेल्स लॉ सिंपली। तो ये एयर साइन 48 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज 0.75 इज इक्वल टू म्यू, आपको यहाँ पता है 1.5 इंटू साइन ऑफ आर, आपको पता निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन आर विल बी, ये क्या हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 1/2। साइन 1/2 किस पे होता है, 30 पे, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री, क्लियर। चलो यहां पे देख लो भाई, ये क्वेश्चन, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर, गलत। पहले ही सबको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है भाई, पहले एयर
फिर वाटर, फिर ग्लास, ये डेंसर मीडियम का वैल्यू होता है। उसके बाद एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट पास थ्रू द देम विथ सेम वेलोसिटी, गलत। जैसे ही मीडियम चेंज करोगे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज कर जाती है। अगर डेंसर होगा तो कम हो जाती है, रेयरर है तो बढ़ जाती है, ठीक है। एयर इज ऑप्टिकली रेयरर, सही है भाई। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर, ये गलत है, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इन सेकेंड मीडियम गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल। चलो यहाँ से अगर स्नेल्स लॉ लिख लो, ये क्या होता है, 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ 2, दैट इज μ1 बाई μ2 क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ 2 अपॉन साइन ऑफ 1। क्या यही बोल रहा है क्या आपसे क्वेश्चन, दैट इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, अपॉन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स द सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मटेरियल ऑफ दिस। तो भाई कौन सा सही है, दैट इज थर्ड और फिफ्थ इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट था। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन रहे आपके पास। तो 60 वाले क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड बॉक्स वाज मेड अप ऑफ मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5, देन lateral shift of rays would be less, lateral shift of rays would be more, lateral shift of rays would be remain same as before। पहले क्या था म्यू की वैल्यू, पहले क्या थी म्यू की वैल्यू, दैट इज 0.75। देखो यहाँ से समझो, ये अगर ग्लास थी, पहले आप इंसिडेंट कराते हो, ये रही नॉर्मल, और यहाँ से निकल रही है। पहला केस देखो, जब यहाँ से कुछ बेंड होके, ठीक है, कुछ बेंड हुई है, यहाँ से वो फिर से यहाँ से वो निकल गई, ठीक है। तो ये क्या था, लेटरल शिफ्ट था आपका। अब जैसे ही आप और डेंसर करोगे, ये लाइट रे और क्या कर जाएगी, ये लाइट रे और क्या कर जाएगी, अंदर बेंड कर जाएगी, और ये लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही डेंसिटी आप बढ़ाओगे, डेंसर करोगे मीडियम, वैसे ही लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। दैट इज लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव लेस, ठीक है। बाकी आपके ये 26 क्वेश्चन टोटल अलग से हैं जो आपको ऑप्शनल में करने थे। तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। तो देखो, ओवरऑल कंक्लूजन जो इस सैंपल पेपर का निकल के आ रहा है यार, दैट इज कि आपको कुछ ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। सिंपल सा जो आप पढ़ते आ रहे हो वही है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आते थे उसी से रिलेट करके बस आपको क्या गिवन है इस सैंपल पेपर में, बस उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यूज फॉर्म में कर दिया गया, और कुछ भी एक्स्ट्रा कहानी नहीं है। तो सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें जम के लगाने हैं, प्लस एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करके पूरी लाइन बाय लाइन, बायो के लिए तो पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ के रखना है पूरी, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से किसके लिए आपको स्टिक करना है, दैट इज केमिस्ट्री के लिए, और किसके लिए, बायो के लिए। पूरी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। वहीं से क्वेश्चन पिक किए गए हैं। केमिस्ट्री में आपने देखा भाई डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन उठा के दे दिए गए, तो सिंपल सा वही काम इसमें भी करना है आपको, ठीक है। और आप जो हेल्प बुक्स लगाते थे, एग्जाम प्लस लगाते थे, उनको अच्छे से बस प्रैक्टिस करना है। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इस सेशन के लिए, टर्म 1 के लिए। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से क्वेश्चंस को करनी। क्लियर? चलो, बाकी आपको प्रैक्टिस हम करा देंगे भाई। हमारा बैच शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, दैट इज सफलता बैच। उसको जरूर देखो, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बस साथ साथ पढ़ाई करते रहना मजेदार तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।